प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो मैं आपसे हमेशा ही बात करता रहता हूँ कहीं न कहीं अलग अलग विषयों पर, लेकिन आज एक विशेष चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ जो कि लंबी होगी। उम्मीद है आप ज़रूर मेरे साथ बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी देश की हालात सारी आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। यानी सन 47 से पहले का भारत, थोड़ा सा नक्शा उसकी तरफ बात करेंगे, और सन 47 के बाद का, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे ये बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा कि आज़ादी का जो संघर्ष था हमारा, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल संघर्ष था। लेकिन हमारे उन बहादुरों ने आज, यानी हम उनके लिए क्या कह सकें, ये शायद हमें शब्द भी उपयुक्त नहीं मिलेंगे। उनकी जो भावनाएं थी, जो उनका देश के प्रति प्रेम था, जो उनका समर्पण था, उसको जब देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनके कहीं भी आसपास खड़े होने लायक आज हम नहीं हैं। वो जज्बा था उनमें, वो देश प्रेम था उनमें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देश की आज़ादी के संघर्ष में भी कुछ लोग जो गद्दारी के तौर पर थे, वो गद्दार थे, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। ये दुख की बात है कि पूरा देश अगर एक जगह एकत्रित हुआ होता तो शायद हमारी आज़ादी का संघर्ष कुछ और आसान हो गया होता। लेकिन अंग्रेज़ों की चिलम भरने वाले भी काफ़ी थे, अंग्रेज़ों की जी हजूरी करने वाले भी काफ़ी थे। अब मैं नाम अलग अलग नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग थे। अब जैसे भी है, लेकिन आज़ादी का संघर्ष बहुत कठिन था। बहुत कठिन हालातों में उन महापुरुषों ने, उन वीरों ने अपने देश की ये लड़ाई लड़ी थी। और इसमें भी जो आज अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जैसे कि आरएसएस है, आरएसएस का मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, आरएसएस का कोई योगदान देश की आज़ादी में नहीं था, कोई योगदान नहीं था, जो कि आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खैर, मैं ये आज का जो चैप्टर है वो आरएसएस के लिए नहीं है, पूरे देश के हालात के बारे में मैं आपसे बताऊँगा। यानी उस वक़्त इतना बड़ा संघर्ष था, और किसी ने किसी तौर पर बात कही है कि आज़ादी कैसे मिली है, ऐसे मिली है, इस तरीके से मिली है, उस तरीके से मिली, अपनी अपनी बातें थी, मैं उन पर भी नहीं जाऊंगा। आज हम केवल ये बात करेंगे कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे उन महान क्रांतिकारियों का, उन महान वीरों का वो सपना पूरा हुआ था, जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए और भारतवर्ष आज़ादी की हवा में सांस ले रहा था। 15 अगस्त 1947 वो दिन था हमारे लिए, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था। लेकिन यहाँ मैं एक शब्द ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वो सौभाग्यशाली जो दिन था, उसमें भी कहीं न कहीं धोखा हुआ है देश के साथ। यानी गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज़ों ने उनसे काम संभाल लिया, और देश को ये उम्मीद थी, उन महान क्रांतिकारियों को भी ये उम्मीद थी कि अब भारतवर्ष आज़ाद हो गया है, अब आज़ादी की हवा में हम सांस लेंगे और भारत एक अलग तरीके से अपनी तरक्की भी करेगा और अलग तरीके से अपनी पूरे देशवासियों की जो हितों की रक्षा भी करेगा। ऐसा उनका सपना था। लेकिन ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उन गोरे अंग्रेज़ों के साथ साथ इन काले अंग्रेज़ों की भी नीयत उनसे भी ज़्यादा ख़राब रही है। ये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा गंदी नीयत इन लोगों की रही है। खैर, इसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ है 15 अगस्त 1947 से, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत यानी कि रिपब्लिक हो गया था, गणतांत्रिक हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, और उसके बाद तो देश को सच में ये बहुत बड़ी उम्मीद हुई थी कि अब हमारा संविधान है, संविधान में हमारे सबके हक हैं, अधिकार हैं, वो सब अब हमारी रक्षा करेंगे। कानून, संविधान जो अधिकार दे रखे, वो सब हमारे लिए यानी कवच का भी काम करेंगे, और हमारी हर चीज़ से, हर तरीके से संपन्न हमें बनाने में भी वो सहयोगी होंगे। ऐसा लगा था हमें जब गणतंत्र बन गया। लेकिन मैं प्यारे देशवासियों आपसे खुल के कहना चाहूँगा कि जिन भावनाओं से उन वीरों ने अपनी शहादतें दी थी, वो भावनाएं काले अंग्रेज़ों में नहीं रही, कहीं आसपास भी नहीं रही है। इनकी शुरू से ही, यानी अब 75 साल हम पूरे करने जा रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। लेकिन इन 75 सालों में अगर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि देश में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। देश में काम हुआ है, देश ने तरक्की भी की है, मगर
जो हमारी अपनी आज़ादी की हवा में रह करके, खुली हवा में रह करके, खुली आज़ादी की हवा में सांस ले करके अगर ईमानदार हमें ये शासन करने वाले जो मिले होते तो आज भारत पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता। भारत आज दुनिया में नंबर 1 पर होता। तो ये हमारे लिए दुखद है। ये ज़रूर एक 75 साल के बाद ये महसूस हम कर रहे हैं कि भारत को जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम नहीं पहुँच सके हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। हाँ, काम हुए हैं। हमारी सेनाएं बहुत बहादुर रही हैं। दुनिया में अगर सच में अगर बहादुरी की मिसाल कोई दी जाए सेनाओं की, तो भारतवर्ष की सेनाओं से अधिक कोई बहादुर है नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस बीच में कई बार हमारी सेना ने अपनी बहादुरी दिखाई है, अपने कर्तव्य दिखाए हैं। 65 की जो लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें दिखा दिया था हमारे वीर सैनिकों ने। यानी हमारे पास हथियार उतने अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान के पास हमारे से कहीं बेहतर हथियार थे, लेकिन जीत हमारी हुई है। वो क्यों? क्योंकि सेना के मनोबल की वजह से। हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, आकाश को छूता रहा है। ये गर्व है हमें अपनी सेनाओं पर। मैं भी ये आज आपको ये बताने में मुझे सुखद एहसास हो रहा है कि मैं भी उन बहादुर सेनाओं का एक सिपाही रहा हूँ। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है। ये आपको बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि उन बहादुर सेनाओं का मैं भी एक सिपाही रहा हूँ। और सेनाओं का आपने देखा होगा जज्बा। सेनाओं ने कभी भी देश को, ये देशवासियों को नीचा नहीं देखने दिया है, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया है। सेनाओं ने बखूबी अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं उसी टाइम से लेकर के और आज तक। हाँ, एक बात जरूर है, वो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। हमारी सरकारों ने सेनाओं को शुरू से ही डिग्रेड करने की कोशिश की है और डिग्रेड किया है लगातार। आज भी मानसिकता इनकी वही है। आज भी सरकारों की मानसिकता सेनाओं के प्रति बहुत अच्छी नहीं है। सेनाओं के प्रति इनकी उतनी जो एक सेना के प्रति एक सरकार की होनी चाहिए, जो कि विदेशों में हमने कई जगह देखने को मिला है, वो हमारी सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं है। ये हमें दुख भी है इस बात का। ये हमें दुख है कि हमारी सेना इतनी बहादुरी से काम करती हुई भी, यानी 65 की लड़ाई में पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी हमारी सेना ने, कब्रगाह बना दी थी। ये सच में हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। अमेरिका के जो पैटर्न टैंक थे पाकिस्तान को दे रखे थे और इनको गर्व था पाकिस्तान को कि हम भारत को धूल चटा देंगे, क्योंकि वो पैटर्न टैंक ऐसे थे कि उनकी हमारे पास कोई तोड़ नहीं थी। लेकिन हमारे पास बड़े बड़े महान सैनिक हुए थे। उन्हीं में एक वीर अब्दुल हमीद भी थे, जिनका इन टैंकों को तोड़ने में बहुत बड़ा हाथ था। और पूरी सेना हमारी बहुत बहादुरी से लड़ी है 65 की लड़ाई और धूल चटा दी थी। और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये तो दुर्भाग्य है उस देश का। जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी जब वहाँ पहुँचे हैं ताशकंद में, तो अब जैसे भी है उनकी मृत्यु कैसे हुई है मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वहाँ इनको फिर वापस पीछे हटने के लिए जो कहा गया था वो सच में हमारे लिए एक सेटबैक था। खैर चलिए, सेनाएं अपनी बहादुरी दिखाती रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व रहा है वो सच में निराशाजनक रहा है। देश में चाहे किसी भी दल की सरकार आई है, बस इतना तो है, किसी ने कम भ्रष्टाचार किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन भ्रष्टाचार ना किया हो ऐसी सरकार अगर मैं कहना चाहूँ आपसे ईमानदारी से, तो केवल एक सरकार आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, लेकिन वो अल्पकालीन सरकार थी, बहुत कम समय के लिए रही। दुर्भाग्य से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। तो ये देश के लिए शायद एक बहुत बड़ा दुखद समय था, वरना उम्मीद थी कि शास्त्री जी शायद भारत के लिए बहुत कुछ करते। वो एक सच्चे इंसान थे, ईमानदार थे और बहुत गरीब परिवार से थे। और ऐसा ही व्यक्ति तरक्की कर सकता है जो अमीर, करोड़ोंपति, अरबोंपति, वो भारत का कुछ भी आगे भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते हैं, वो केवल अपना भविष्य बनाते हैं। ये हमने 75 साल में देख लिया है। 75 साल में लोगों ने राजनीतिक दुकानें चलाई हैं, राजनीति नहीं की है, राजनीतिक दुकानें चलाई हैं। और मैं आपको गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, हमारे जो टैलेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो उनका जो हुनर है वो धरती के ऊपर कहीं दूसरे देश में नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ गौर करने वाली है, वो हमारे बच्चे आज विदेशों में
पढ़ाई करने भी जा रहे हैं, नौकरियां करने भी जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी जगह उनके यानी टेक्निकल फील्ड में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, और उन देशों की तरक्की हमारे भारतीयों की वजह से हो रही है। ये कहते हुए एक तरफ तो हमें गर्व भी हो रहा है कि हमारे बच्चों ने विदेशों में भी अपना नाम कमाया है, विदेशों में भारत का नाम ऊंचा किया है, लेकिन ये बताते हुए मुझे ये दुख भी हो रहा है कि वो हमारे टैलेंट क्यों बाहर जा कर के दूसरे देशों को ऊंचा उठाएं या उनकी तरक्की कराएं। वो टैलेंट क्यों नहीं हमारे पास रह सकते? अगर वो टैलेंट हमारे पास रहेंगे तो हमारी तरक्की कहाँ तक हो जाएगी, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर वो हमारे बच्चे जिनके दम पर आज अमेरिका जैसे देश तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे भाई हमारे बच्चे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कभी भारत का नाम नीचे नहीं होने दिया है, लेकिन दुख इसी बात का है कि उनका वो टैलेंट हमारे यहाँ देश में अगर काम आता तो हमारे लिए गर्व की बात होती। लेकिन अफसोस किसी भी सरकार ने आज तक इस दिशा में काम किया ही नहीं है, क्योंकि कोई ईमानदार सरकार, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ के कोई ईमानदार सरकार नहीं आई है। आज इनकी दौलतें देख लीजिए, उस वक्त जब ये राजनीति में एंटर किया है तब की दौलत देखिए और आज की देखिए। कौन सा व्यापार ऐसा है, कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें इतनी 100 गुना नहीं, 1000 गुना से भी ज़्यादा इनकी तरक्की हुई है? क्यों? क्योंकि बेईमानी से भरे हुए हैं। यानी हमारे राजनीतियों में ज़्यादातर लोग, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, अच्छे करेक्टर के भी, अच्छे चरित्र के भी लोग हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और इसके अलावा भी दुष्कर्म करने वाले भी हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी हो रहे हैं, उसमें भी राजनीति वाले शामिल हैं। ये कहते हुए हमारा सर नीचे भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नीचे भी होता है। तो मैं आपको बता रहा था हमारे युवाओं के बारे में। तो युवाओं को, जो टैलेंट हमारे युवाओं का है, अगर उनको सारी सुविधाएं हम अपने देश में दें, वो सारे हालात यहाँ पैदा करें, तो ये बच्चे वहाँ क्यों जाएंगे? विदेशों में पढ़ने क्यों जाएंगे? और विदेशों में चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे काम अपने देश में कर सकते हैं। तो आप लगाइए भारत कहाँ पहुँच गया होता, अब तक कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन इन सरकारों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा है, ना सैनिकों के लिए ना किसानों के लिए। किसान की देख लीजिए आज दुर्दशा है, किसान की आज दुर्दशा है, और हर सरकार ने केवल खोखले वायदे किए हैं। कोई कहता है किसानों की आय दुगनी करेंगे, कोई कहता है 3 गुना करेंगे, कोई कहता है 4 गुना करेंगे, और वो जब सरकार आती है तो आने के बाद किसानों की आय जो है वो भी नहीं रहती है, आधी हो जाती है, कहीं चौथाई हो जाती है। और किसान की क्या हालत होती होगी, ये शायद शब्दों में बयान करना आसान नहीं होगा। किसान आज इस देश का सबसे बड़ा अपने आप को कमज़ोर वर्ग समझता है, क्योंकि सरकारें उनके साथ अत्याचार करती आई हैं, अन्याय करती आई हैं, वरना किसान हमारा कभी कमज़ोर नहीं है। इनके हालातों को देख करके किसान कमज़ोर पड़ रहा है। किसान, और उसकी सबसे बड़ी इसके पीछे एक और कहानी है कि किसान कभी राजनीति में नहीं जाता है, और राजनीति में जब नहीं जाता है तो इसे उसको नकारा जाता है, उसको नकारा जाता है, क्योंकि आज राजनीति में माहौल ये है, ये ज़्यादातर अमीर और मैक्सिमम भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो वो अपनों का ही ध्यान रखते हैं, गरीब का कोई ध्यान नहीं रखेगा। वहाँ गरीब, मजदूर, जवान, किसान, इनका वहाँ कोई कॉलम नहीं है। आज जवान भी दुखी है, गरीब और मजदूर की गिनती नहीं है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। यानी आज 75 साल में भारत को जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम नहीं पहुँच सके हैं, हमारे युवा आज वहाँ नहीं पहुँच सके हैं, वरना युवाओं को 75 साल के बाद तो गर्व महसूस होना चाहिए था कि भारत जैसा कोई देश धरती पर नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है, भारत जैसा देश नहीं है, लेकिन भारत को आज राजनीति वाले पिछाड़ने में लगे हुए हैं, पिछाड़ने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको, उसके बाद जैसे 65 की लड़ाई हुई है, उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई है, 71 की लड़ाई में आपको ध्यान होगा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था भारतीय सेना ने, और एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, यानी पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। वो भी भारतीय सेना की करामात थी, भारतीय सैनिकों ने वो करके दिखाया था, जबकि पाकिस्तान के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन हौसला कहाँ से लाएंगे? जो बहादुर सेना का, भारतीय बहादुर सेना का जो हौसला है, वो हौसला कहाँ से लाएंगे? वो हौसला आज दुनिया में किसी भी सेना के पास नहीं है, किसी भी सेना के पास नहीं है। जबकि विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिक काम करते आए हैं, और उन्हें वो उनके लायक जो मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला है। आपको बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन शायद अगर वो सारे उदाहरण देने लगूंगा तो हमारी कई दिन तक की वार्ता ख़त्म नहीं होगी।
लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर आपको सारे हालात जो अभी तक के मोटे मोटे वो मैं आपको बता दूँ। यानी कई जगह के अलाउंसेज आप देख लीजिए, हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेज हैं, वहाँ पर एक सिविल सर्वेंट अगर पोस्टिंग होता है तो उसको जो पैसा मिलता है वहाँ अलाउंस का वो 4 गुना ज़्यादा मिलता है एक सैनिक से। क्यों? क्या सैनिक से ज़्यादा बहादुर है वो, या क्या सैनिक से ज़्यादा काम करता है? लेकिन उसका कारण एक ही है, वो गैर जिम्मेदार सरकारों का एक हिस्सा है। वो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट जो है वो गैर जिम्मेदार सरकारों का हिस्सा रहे हैं हमेशा से, और वो अपनी मनमानी करते रहे हैं। यानी मैं आपको ये भी बता दूं, उस वक़्त जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे सेना अध्यक्ष की सबसे ज़्यादा सैलरी होती थी, जो पे थी सेना अध्यक्ष की सबसे ज़्यादा होती थी, ब्यूरोक्रेट्स की उसके बाद आती थी। लेकिन आज हमारे सेना अध्यक्षों से ब्यूरोक्रेट्स कहीं ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकारों का हिस्सा रहे। सरकार कोई भी आए, लेकिन ये लोग सरकार का हिस्सा रहे। सरकार निकम्मी है और ज़्यादा निकम्मी है, कैसी भी है, ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि सरकार का हिस्सा होते हैं। ये सरकार तो यही चलाते हैं, इनके इशारे पर जो है राजनीति के इशारों पर का ये सब काम चलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति वाले हमारे देश में ईमानदार नहीं मिले। बाकी हर वर्ग ईमानदार है। किसान ने, यानी जब आप देखिए, जब लड़ाई हुई थी हमारे पास अन्न की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक अपील की थी किसानों से और पूरे देशवासियों से। किसानों से तो ये कहा था कि हम अधिक अन्न पैदा करेंगे अपने यहाँ, हम जो भी हालात होंगे वो हम पूरी मदद करेंगे। और देशवासियों से ये अपील की थी क्योंकि उस वक्त गेहूं अमेरिका से आना था और अमेरिका सुपीरियर गेहूं देने की बजाय इन्फीरियर गेहूं दे रहा था और कुछ शर्तें भी लगा रहा था पाकिस्तान के लिए, तो वो शास्त्री जी को मंजूर नहीं थी। तो देशवासियों से शास्त्री जी ने अपील की कि हम हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें तो हम इससे पार पा सकते हैं, और लोगों ने बखूबी उसको निभाया है। शास्त्री जी की बात का सम्मान किया है और उपवास करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे किसानों ने जो मेहनत की है, आज अनाज हमारे पास सरप्लस है, कमी की बजाय सरप्लस है। आप देखिए मेहनत, और उसी किसान को सरकारें क्या देती हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सारी किसानों को हमेशा तड़पाया है, सबने तड़पाया है। कभी इनकी भूमि की तरफ, ज़मीन की तरफ नज़र होती है, कभी इनकी और किसी काम की तरफ नज़र होती है। किसी भी सरकार ने इनकी पीड़ा को नहीं समझा है, इनके दर्द को नहीं समझा है, इनकी तकलीफ़ को नहीं समझा है। ये दुर्भाग्य रहा है इस देश के किसान का भी। वही हालत जवान की है, वही हालत गरीब और मजदूर की है। अब देखिए, शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ये नारा था शास्त्री जी का। मगर अगर वो रहते तो शायद ये नारा फलीभूत होता, लेकिन शास्त्री जी ना रहे और बाद में जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस नारे को उल्टा कर दिया। जय जवान जय किसान की बजाय उन्होंने बोल दिया मर जवान मर किसान। शर्म की बात है। ये 2 वर्ग जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, जवान और किसान। और मैं आपको बताऊं, गरीब और मजदूर, वैसे ये चारों वर्ग मिल करके देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश की असली ताकत हैं। गरीब, मजदूर, जवान और किसान। और अगर मैं ये कहूं कि ये चारों के चारों वर्ग एक ही जगह जुड़े हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। आप देखिए, सेना में कौन है? सेना में कोई आपको ब्यूरोक्रेट्स की औलाद नहीं मिलेगी, किसी राजनेता की औलाद नहीं मिलेगी। ये लोग तो बोलते हैं कि सैनिक मरने के लिए होता है, तो मरने के लिए इनकी औलाद तो हो ही नहीं सकती है। ब्यूरोक्रेट की औलाद क्यों जाएगी, या किसी नेता की औलाद क्यों जाएगी सेना में? ये तो राज करने वाले हैं, राजा हैं, ये तो महाराजा हैं, इनकी औलाद क्यों जाएगी? तो वहाँ किसान की औलाद है, मजदूर की औलाद है, गरीब की औलाद है। यानी जो सेना में हैं वो या तो गरीब के बच्चे हैं, या मजदूर के बच्चे हैं, या किसान के बच्चे हैं। और गरीब और मजदूर वैसे भी किसान का हिस्सा हैं, क्योंकि किसान किसानी अकेला नहीं कर सकता है, उसको मजदूर की ज़रूरत है। तो वही मजदूर या वही गरीब किसान की मदद करता है। तो कहने का मतलब है ये चारों वर्ग एक ही साथ जुड़े हुए हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं। गरीब, मजदूर, जवान और किसान चारों एक ही हैं, और ये चारों वर्ग दुखी हैं। आज चारों वर्ग दुखी हैं। मैं आपको इसका उदाहरण भी दूंगा। देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं मानता हूँ देश की तरक्की में उनका हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकारें भी केवल सुविधाएं उन्हीं को देती हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को, यानी उद्योग घरानों को पूरी सुविधाएं उनकी इच्छा के मुताबिक मिलती हैं, वो सुविधाएं किसान को क्यों नहीं मिलती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल मैं देश की सरकारों से करूंगा। सरकार जो चली गई है मैं उनसे भी करूंगा, और जो आज बैठी हैं उनसे भी करूंगा, और जो भविष्य में आने वाली हैं उनसे भी करूंगा। क्यों किसान को हमेशा नीचा गिराने की कोशिश की है आपने?
अगर इस किसान को सुविधा दी होती तो आज किसान पता नहीं भारत में और क्या करके दिखा देता। अब एक ताज्जुब की बात है, जितने उद्योग घराने हैं उनकी जो प्रोड्यूस होती है उनको उसके रेट लगाने का हक खुद है, अधिकार खुद है। वो क्यों है? क्योंकि ये सब पैसे वाले आदमी हैं, ये सरकारों की पैसे से मदद करते हैं, राजनीतिक दलों की पैसे से मदद करते हैं। जब ये चुनाव में जाते हैं राजनीतिक दल तो बखूबी यही उद्योग घराने इनको नाजायज पैसे की मदद करते हैं और इनकी आपस की सांठगांठ होती है कि तुम हमारी मदद करो दिल खोल के, जो पैसा लगेगा वो तुम दो और बाद में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो मर्जी करते रहना, हम तुम्हें टोकेंगे नहीं। यही चल रहा है इस देश में 75 साल से, 75 साल से यही चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि उद्योग घराने आज देश को चला रहे हैं, कॉरपोरेट हाउसेज आज देश को चला रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी, कहीं से भी ये बात गलत नहीं होगी, ये सच्चाई है। आज देश को सरकारें नहीं चला रही हैं, ये उद्योग घराने चला रहे हैं। सरकारों की औकात नहीं है कि उद्योग घरानों की बात को ना माने, क्योंकि कल वो इनको पैसा देना बंद करेंगे और इनकी जो है फिर हालात क्या होगी, पतली हो जाएगी हालत। तो वो पैसा देते हैं, ये उनको खुली छूट दे देते हैं, जैसे मर्जी व्यापार करो, हम तुम्हें पूछेंगे नहीं। ये चीज़ किसान के लिए क्यों नहीं है? दुर्भाग्य है ये इस देश का। किसान को ऐसी सहूलियत क्यों नहीं है? क्योंकि किसान तो इनको पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे नहीं सकता। किसान कहाँ से देगा? किसान की हालत आज ऐसी है, वो सबका पेट भरता है, लेकिन कितनी बार किसान का परिवार भूखा सोता है। ये शर्म की बात है। जो सबका पेट भरता है, कड़ी मेहनत करके, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में किसान कड़ी मेहनत करता है और पूरे देश का पेट भरता है। किसान को फिक्र है कि मेरा देशवासी कोई भूखा ना रह जाए। ये किसान को चिंता है, अपने देश की और देशवासियों की चिंता है। मगर सरकार को चिंता नहीं है कि वो किसान जो दिन रात इतनी मेहनत करता है उसके लिए भी हमारा कोई फर्ज है, वो सरकार नहीं सोचती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का दुर्भाग्य है ये। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, एक मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए, स्मोकिंग यानी बीड़ी सिगरेट, स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि सच पूछो तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन उसी स्मोकिंग को, बीड़ी सिगरेट या अन्य जो नशे के जो पदार्थ हैं, उनको बनाने वाले आप देखिए उनकी हैसियत क्या है, उनकी फाइनेंशियल हैसियत क्या है, माली हालत क्या है। यानी वो माला माल है पैसे में। कौन है? नशे की जो चीज़ें बना रहे हैं वो माला माल है पैसे से, जबकि वो नशे की चीज़ें अच्छाई के लिए नहीं है, आदमी के जीने के लिए नहीं है, वो बनने के लिए हैं। लेकिन उनके पास, यानी इन चीज़ों को बनाने वाले के पास दौलत का अंदाज़ा नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिए, शराब भी ऐसे ही है, वो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। शराब भी ज़्यादा नशा करेगा, बहुत ज़्यादा इसकी लत लगेगी तो वो भी मरने के लिए है। लेकिन शराब बनाने वाले की भी आप दौलत का अंदाज़ा नहीं है। आप देखिए उसकी दौलत, बेशुमार दौलत है शराब बनाने वालों की, जबकि वो फालतू की चीज़ है, मतलब किसी को जीने में कोई सहयोग नहीं है उसका। तीसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन। मानता हूँ आज की ज़रूरत है, आज मोबाइल फ़ोन के बगैर हम लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, ये बात जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो हम जी नहीं सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोबाइल फ़ोन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब नहीं था मोबाइल फ़ोन तब भी तो हम जी रहे थे। तो आज मोबाइल फ़ोन आने से क्या हुआ है? क्या हम और ज़्यादा जी के, बल्कि इससे तो और ज़्यादा मरने की नौबत आ रही है। नुकसान भी है इसके बहुत ज़्यादा। लेकिन मोबाइल फ़ोन बनाने वाले की हैसियत देखिए, उसकी दौलत देखिए आप, बेशुमार दौलत है उनके पास, बेशुमार। जो चीज़ किसी के जीने में कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि मदद कर रही है मरने में, उनके पास, उनके बनाने वालों के पास दौलत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत, ये मैंने 3 उदाहरण आपको दिए हैं, इसके विपरीत अन्न। आप अन्न का उदाहरण देखिए, क्या अन्न के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं, अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये 3 चीज़ जो मैंने बताई हैं, वो तीनों नहीं होंगी तो भी इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन अन्न नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अन्न बनाने वाले की आप हालत देखिए। अन्न बनाने वाला यानी कि अन्न पैदा करने वाला कौन है? वही किसान या उसके साथ में गरीब और मजदूर, वो भी उसके साथ लगे हैं। अन्न पैदा करने वाले की आज आप हालत देखिए, वो अन्न पैदा करके खुद अपने परिवार को नहीं दे पाता है, देश को अन्न देता है। ये है किसान की हालत। यानी जिस चीज़ के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, उसको बनाने वाले की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद के लिए अन्न नहीं है। और बाकी जो 3 चीज़ हैं जिसका जीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वो माला माल है, ये दुर्भाग्य है। तो मैं
ये आज तक ये मैं अभी तक ये समझता था कि सरकार जो भी होती है वो जिम्मेवार होती है, देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर होती है, देश की तरक्की का जो भार है वो इन्हीं के कंधों पर होता है, सरकार के कंधों पर, ऐसा मैं मानता था। और मैं ये भी मानता था कि जो भी सरकार में लोग चुन के जाते हैं शायद वो देश के सबसे काबिल लोग होते होंगे, सबसे अच्छे लोग होते होंगे, सबसे मेहनती लोग होते होंगे, सबसे ईमानदार होते होंगे, तभी तो उनको देश की बागडोर सौंपी जाती है। ऐसा मैं सोचता था जब छोटा था, पढ़ते थे, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक हम यही सोचते थे कि जो भी देश की सरकार में चुने जाते हैं लोग वो बड़े मेहनती और ईमानदार होते हैं और देश में सबसे बढ़िया वही लोग होते हैं, तभी तो उनको देश चलाने की जिम्मेवारी दी जाती है। लेकिन प्यारे देशवासियों, दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए, दुख हो रहा है वो लोग, अगर मैं ये कहूँ कुछ को छोड़ के, देखिए मेरी किसी भी बात को आप 100% इधर मत लेना कि मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, कुछों को छोड़ करके कुछ खानदानी लोग भी हैं वहाँ पर, इज्जत वाले लोग हैं, मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग सबसे निकम्मे लोग, अगर कहूँ कोई गलत शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, शोभा नहीं देता है क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा, तो मैं अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाह रहा, वरना इनके लिए जितने भी गलत शब्द बोले जाएं वो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी कर सकता है, जो देश को दर्द दे सकता है, जो देशवासियों को तकलीफ दे सकता है, उसके खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज राजनीति में जो देश के सबसे निकम्मे लोग हैं वो लोग हैं, जो देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं वो राजनीति में हैं, जो देश के सबसे ज़्यादा यानी गंदगी में जो रहे हैं, वो गंदगी आप हर किस्म की लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा निकम्मे लोग गंदगी में जो रहे हैं वो आज देश की राजनीति में हैं। और उसका कारण क्या है? नंबर 1, वो गुंडे हैं, उनको धंधे करने हैं, और वो धंधे तभी होंगे जब उनको ये पता लगेगा कि अब हमारी जो है ये संरक्षण रहेगा, हमें माहौल मिलेगा इस किस्म का, हम ताकि उसकी तरक्की करते जाएंगे। ये है मतलब उनकी हालत ये है कि हम अगर पावर में रहेंगे तो जो मर्जी कर सकते हैं, जो क्योंकि उनको उन धंधों में मज़ा आ रहा है, गुंडागर्दी में, बदमाशी में उनको मज़ा आ रहा है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम जितना भी इस धंधे को अपने को फुलाएंगे उतनी उनकी तरक्की होगी। उसके लिए पावर उनके हाथ में ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ईमानदार सरकार होगी तो इनकी गुंडागर्दी कौन चलने देगा। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि जो निकम्मे लोग हैं वो लोग आज सत्ता में हैं, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, यानी कि अगर कोई बदमाशी करता है, किसी के कत्ल करता है और वो लोग राजनीति में बैठे हैं तो संरक्षण मिला हुआ है, उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। ये बड़ी एक विडंबना है। यानी हम और आप, एक साधारण व्यक्ति अगर कोई गलती करता है उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दायर हो जाता है, लेकिन राजनीति वालों के ऊपर अगर मुकदमा भी दायर होना है तो वो उनकी इजाज़त से लिया जो है दर्ज किया जा सकता है। यानी लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष से इजाज़त लेनी होगी, राज्यसभा का आदमी है तो राज्यसभा के अध्यक्ष से लेनी होगी। ये कहाँ का न्याय है? क्यों? जो गलत तो गलत है, अगर गलत किसी सांसद ने किया है या किसी विधायक ने किया है तो उनके लिए इजाज़त क्यों? कानून है ना, इजाज़त तो कानून देगा। अगर उन्होंने कानून के अंदर कुछ गलत काम किया है तो वो सज़ा के हकदार हैं, तो उनसे इजाज़त क्यों लेनी चाहिए? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जो राजनीति में बैठे हैं वो अपने आप को सुपर बॉस मानते हैं, वो देश से ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं अपने आप को। ये सच में हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन क्या करें, क्योंकि इस देश में एक के बाद एक मिली भगत है इनकी। और आप एक देखेंगे आज़ादी से लेकर आज तक वो जो चेहरे वहाँ बैठे हैं आपको वही चेहरे नज़र आएंगे हमेशा। आज कोई बाप राजनीति में है, कल उसका बेटा आएगा, फिर उसकी बेटी आएगी, दामाद आएगा, फिर उसकी बहू आएगी। क्यों? क्या इन खानदानों के अलावा कोई और नहीं है देश में? 140 करोड़ लोग देश में हैं, एक से एक जज्बे वाले हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं, एक से एक ईमानदार और डेडिकेटेड हैं। तो वो क्यों नहीं राजनीति कर सकते? वो क्यों सांसद और विधायक नहीं बन सकते? वो क्यों देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने राजनीति का मीनिंग पलट के रख दिया है, राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि वो सही लोग जो हैं, ईमानदार लोग जो हैं, इज्जत वाले लोग हैं, वो इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उनका यही कहना है कि नहीं, आज़ादी, ये राजनीति हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये गंदी चीज़ है। हालांकि राजनीति जैसा शुद्ध कोई काम नहीं है, मगर इन्होंने उनका माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि राजनीति को आज लोग गलत नज़रों से देखते हैं। वरना राज करने की नीति, राजनीति कितनी सुंदर चीज़ है। ये सबकी रक्षा करता है, सबके लिए दुख सुख का उनका ध्यान रखता है,
सबकी तरक्की में इनका हाथ होता है राजनीति वालों का, तो इससे बढ़िया तो और कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन अफसोस कि वो इनकी मानसिकता इतनी गलत है कि वो केवल अपने अंदर ही सिमट कर रह गए हैं, अपने दायरे में सिमट कर रह गए हैं। राजनीति वालों को आज या तो अपना परिवार नजर आता है, या अपनी पार्टी नजर आती है, या वो चंद उद्योग घराने जिनसे ये दौलत लेते हैं और उस दौलत को लुटा करके और चुनाव को जीत लेते हैं। ये चुनाव की जीत नहीं है, ये हाईजैक है। और पहले तो जनता से चुनाव मतलब जनता की वोट से जीता जाता था, आज ईवीएम से जीता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ईवीएम मशीन से आज चुनाव जीता जा रहा है, इसलिए जनता की कोई फिक्र नहीं इनको। पहले चुनाव के लिए इनको जब जाना पड़ता था जनता के सामने तो कुछ भय होता था कि हम अगर गलत काम करेंगे तो हमें अगली बार वोट नहीं मिलेगा। आज वो खत्म हो गया वो भय। आज वो भय नहीं रहा इन लोगों को। आज इनको मालूम है हम काम करें या ना करें, मशीन हमारे पास है, बटन दबाएंगे वोट निकल जाएंगी। ये भी सच में एक बहुत बड़ी इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ताज्जुब की बात यह है, ईवीएम मशीन को जिन देशों ने बनाया था उन्होंने एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसमें धांधली हो सकती है। लेकिन क्योंकि भारत तो आज धांधली का देश बन चुका है, भारत की राजनीति आज धांधली की हो चुकी है, इसलिए इनको तो इस मशीन में आनंद आ रहा है, ताकि इनको जनता के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, जनता के सामने झोली ना फैलानी पड़े, और ना ही इनके ऊपर काम करने का दबाव हो। क्योंकि जनता की वोट चाहिएगी तो काम का दबाव भी होगा, इनको काम करना होगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसके लिए भी मैं आपसे थोड़ा अलग से भी निवेदन करूंगा। यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि हमें ईवीएम मशीन को हटाना होगा हर हालत में। इसको चाहे न्यायालय से हटवाएं, राष्ट्रपति महोदय से हटवाएं, या हम आंदोलन करके हटवाएं, ईवीएम मशीन को हटवाना होगा। वरना ये निकम्मा जो आज कम्बिनेशन बैठा है, शायद इसको हम हिला नहीं पाएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाद में आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं इस राजनीतिक माहौल को देखते देखते और एक चीज़ और आपको बता दूं, सैनिक कभी भी इस राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर रखता था। कभी भी राजनीति के नज़दीक सैनिक नहीं आते थे। लेकिन जब ये देख लिया देश के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जो तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की नहीं हो रही है, गरीब के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, गरीब मर रहे हैं, भूखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब ये चीज़ हुआ तो सैनिकों को भी ये बहुत दुख महसूस हुआ कि हम जिस देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों के ऊपर जिस देश की रक्षा करते हैं, उस देश के अंदर भ्रष्टाचारी लोग भी बैठे हैं और दुर्भाग्य से हम उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। और ख़ास करके ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है पिछले 8 साल से, इस सरकार ने पूरा सब आज तक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सरकार ने इतने लंबे लंबे वायदे किए थे, बहुत लंबे लंबे। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, जब ये पीएम कैंडिडेट थे, यानी 13 सितंबर 2013 को इनको पीएम कैंडिडेट चुना गया था। और उस वक्त सच में पिछली सरकार का यानी कि कांग्रेस पार्टी का काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया था और लोग मन बना चुके थे कि अब हमें इस सरकार को बदली करना है, इस सरकार को उखाड़ना है, इस सरकार को हटाना है। ये माहौल देश में बन चुका था और उसी माहौल का फ़ायदा उठाया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने इनको यानी हालांकि वो एक लंबी जो है कहानी है कि इनका बीजेपी का जो नेतृत्व करने के लिए भी एक बहुत बड़ा टसल हुआ था, बहुत बड़ा टसल हुआ था कि पीएम कैंडिडेट किसको बनाया जाए। उधर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय हैं, इन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया। उधर दूसरे भी थे इनके सीनियर नेता, वो चाह रहे थे कि वो बने पीएम, मगर यहाँ बीच में शर्त लगा दी गई कि जो पैसे का इंतजाम करेगा वही नेतृत्व करेगा, पीएम कैंडिडेट वही होगा। और पैसे का इंतजाम करने में जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये आगे थे उनसे, क्योंकि ये बहुत बड़े कलाकार हैं। आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं ये एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं। हालांकि उन्होंने खुद अपने आप को कभी प्रधानमंत्री कहा नहीं है, उन्होंने तो ये कहा था मुझे प्रधान सेवक चुन लो। प्रधान सेवक बन के नाम से चुने जाकर के, और फिर मैं आगे कोई मैं शब्द ऐसा यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, वो पद की गरिमा के खिलाफ होगा। लेकिन प्रधान सेवक का मतलब है सबकी रक्षा करना। अपने आप को इन्होंने प्रधान सेवक भी बताया, चौकीदार भी बताया। तो चौकीदार तो होता है रक्षा करना सब चीज़ों की, यानी सुरक्षा, यानी किसी चीज़ के ऊपर। अब जैसे हम किसी गोडाउन में अपना चौकीदार रखते हैं, यानी वो गोडाउन के अंदर सामान जो है उसकी रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसको वो चोरी से, हेरा फेरी से बचाएगा। ये होता है चौकीदार का। और हमारे यहाँ तो चौकीदार ने ही डाका डाला है, चौकीदार कह के देश को लूट लिया है, देश को बेच दिया है।
ये बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोगों का देश है, और एक व्यक्ति अपने आप को चौकीदार बता रहा है। चौकीदार का मतलब है वो रखवाली कर रहा है, और वही रखवाली की आड़ में सब कुछ लूट लिया उसने। ये शर्म की बात है हमारे लिए, दुर्भाग्य की बात है। तो इनका जो आचरण था 2013 में, ये आखिर दूसरे नेता से आगे निकल गए, और फंड की वजह से, क्योंकि इनके पास तो फंड की तो इनको बहुत ज़रूरत थी, इनको तो अंधाधुंध गलत सलत तरीके से इनको चुनाव जीतना था। तो इस वजह से ये वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ये बाजी मार गए और ये पीएम कैंडिडेट चुने गए। सबसे पहली रैली इनकी रेवाड़ी में थी 15 सितंबर 2013 को, यानी 13 को ये पीएम कैंडिडेट बने और 15 को 2 दिन बाद रैली थी। उस रैली में बड़े बड़े सवाल किए इन्होंने, बड़े बड़े वायदे किए इन्होंने, बहुत लंबे लंबे। वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर इनका भाषण 15 सितंबर का डालेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। मैं और मेरी पत्नी इस रैली में हाजिर थे, हम भी ये देख रहे थे कि जिनका अब आगे उम्मीद हो रही है कि इनकी सरकार बनेगी, देखें उनके विचार कैसे हैं, वो क्या कहते हैं। तो हमने भी सुना, तो बहुत लंबी वादे किए थे इन्होंने, यानी बहुत सारे थे, लेकिन 3 वायदे मेन थे। काले धन के बारे में इन्होंने कहा था कि काला धन कोई लाना नहीं चाहता है, केवल काले धन का नाम लेकर के वो सरकार में कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और बाद में लाना कोई नहीं चाहता है। मेरी सरकार बनाइए, 100 दिन के अंदर मैं काला धन लाऊंगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ी उन्होंने, 100 दिन में काला धन सारा का सारा लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15-20 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे। ये शब्द कहा था उन्होंने, 15-20 लाख, 15 लाख नहीं कहा था जो काफ़ी देशवासी कह रहे हैं, 15-20 लाख कहा था कि 100 दिन में सारा काला धन आएगा और 15-20 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, ये शब्द कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये शब्द था इनका दूसरे प्रधानमंत्री के लिए, उस वक्त के आउटगोइंग प्रधानमंत्री के लिए। और इन्होंने साथ साथ ये कहा कि हमारी सरकार बनवाइए, हम 1 के बदले 10 सर लाएंगे। ये कहा था इन्होंने, 1 के बदले 10 सर लाएंगे, ये दूसरा वायदा था। तीसरा था इनका, यानी एक काले धन का हो गया, एक ये 1 के बदले 10 सर लाने का हो गया। यानी कितनी शर्मनाक बात थी, कितनी शर्मनाक बात थी कि किसी पर भी ये खरे नहीं उतरे हैं, ना काले धन वाले पर खरे उतरे हैं, ना 1 के बदले 10 सर। और तीसरा जो 1 रैंक 1 पेंशन का था सैनिकों का, लंबी चौड़ी इन्होंने भाषण दिया था। 7.5 लाख सैनिक थे वहाँ पर, क्योंकि ये रैली भूतपूर्व सैनिकों की थी। सबको हाथ करके उन्होंने ये कहा था, आज तक की सरकारों ने आपके वोट बैंक का मिसयूज किया है, यही शब्द था इनका, यही वर्ड था। आप हमारी सरकार बनाइए, 100 दिन के अंदर आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। हालांकि जब इन्होंने आज तक की सरकारें कहा तो इनकी खुद की सरकार जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उसको भी बीच में रगड़ दिया, वो भी बीच में आ गई। और इन्होंने कहा था 100 दिन में मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। ये 3 वायदे मेन थे। उसके बाद इनकी जो है जैसे भी था सरकार बन गई, सबको पता है। और सैनिकों ने 100 दिन इंतज़ार किया, क्योंकि इन्होंने 100 दिन का कहा था। 200 दिन इंतज़ार किया, 300 दिन इंतज़ार किया, 400 दिन इंतज़ार किया, मगर प्रधानमंत्री महोदय गहरी गुफा में चले गए। ये भूल गए सैनिकों को कि रेवाड़ी में सबसे पहली रैली सैनिकों की थी, भूतपूर्व सैनिकों की, और इन्होंने क्या वायदा किया था। क्योंकि वायदे निभाना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, इन्होंने कभी वायदे निभाना सीखा ही नहीं है। ये केवल वायदे करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, निभाते नहीं हैं, क्योंकि ये जुमले होते हैं इनके, सारी झूठ होती हैं। और उसके बाद जनरल सतबीर सिंह जो इसके चेयरमैन थे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के, इनके नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन की मुहिम चली है। पहले चिट्ठियां लिखी हैं हम लोगों ने, काफ़ी चिट्ठियां लिखी हैं सरकार को, कोई जवाब नहीं आया। फाइनली 14 जून 2015 को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली की गई भूतपूर्व सैनिकों द्वारा, और उस रैली में सरकार को चेताया गया था कि आज रात 12 बजे तक अगर सरकार कोई पॉजिटिव जवाब देती है तो हम अपना आगे का कदम नहीं बढ़ाएंगे, वरना कल सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। तो स्वभाव के मुताबिक जवाब इनको देना ही नहीं था, तो सरकार का कोई जवाब नहीं आया। और 15 जून 2015 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जंतर मंतर पर शुरू हो गई, जो कि आज भी जारी है। सरकार के 8 साल होने जा रहे हैं,
8 साल पूरे कर गए हैं, मतलब 9वां साल शुरू हो गया है, लेकिन आज तक वन रैंक वन पेंशन की मुहिम जारी है। वो वहाँ जंतर मंतर पर जैसे पहले वहीं टेंट लगा के तंबू लगा के बैठे थे वैसे नहीं है, क्योंकि ये जो है वहाँ से ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये हटवा दिया था। लेकिन आज भी 50-40 सैनिक वहाँ जाते हैं, 1.5-2 घंटा बैठते हैं और वापस आ जाते हैं, यानी कि वो लड़ाई आज भी जारी है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दिया जरूर है, मगर उसको लंगड़ी करके दिया है, टांग काट करके दिया है। अफसोस, कहाँ गए वो प्रधानमंत्री के वचन, कहाँ गए वो जो रेवाड़ी में सीना तान के बोला था, वो जुमला हुआ इनका साबित जुमला। और एक ताजुब की बात मैं आपको और बताता हूँ, आज भूल गए होंगे आप, एक मंत्री जी होते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली। वो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी थे, यानी कि रक्षा मंत्री भी थे, और फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी थे। जब हमारा डेलीगेशन उनके पास गया, स्ट्राइक से जब डेलीगेशन उनके पास गया बात करने के लिए, तो जनरल सतबीर सिंह ने कहा था कि जेटली साहब, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उस वक्त जो आज के प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर एक रैंक एक पेंशन दे देंगे। तो आप हैरान हो जाएंगे, श्री अरुण जेटली का जवाब उस वक्त जो आया, ताज्जुब हो गया हमें सुन करके। उन्होंने ये कहा अपनी छाती में हाथ लगा के, सबसे पहली बात तो छाती में हाथ लगाना हमें बहुत बुरा लगा। उन्होंने छाती में लगा के कहा अपने आप को नेता बोल करके। क्या होता है नेता? नेता वो होता है जो देश को लीड करे, जो किसी को लीड करे, किसी का रास्ता दिखाए, किसी का मार्गदर्शन करे, वो होता है। ये लोग नेता कहलाने लायक हैं। मैं इस शब्द के खिलाफ भी एक मुहिम चलाऊंगा और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये लोग नेता कहलाने लायक नहीं है। नेता इस देश में केवल एक ही हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया था, सच में नेतृत्व किया था, मार्गदर्शन किया था। ये क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? ये हैं इस काबिल? आज के राजनीति वाले क्या मार्गदर्शन करेंगे? इस काबिल हैं ये? आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट और निकम्मे लोग राजनीति में बैठे, वो क्या मार्गदर्शन करेंगे? क्यों अपने आप को नेता बोलते हैं? तो श्री अरुण जेटली ने उस वक्त सीने में हाथ लगा के बोला, अरे जनरल साहब, चुनाव के समय हम नेता लोग, देखिए कितना निकम्मा शब्द है ये, मुझे बहुत भद्दा लगा था ये। चुनाव के समय हम नेता लोग जो वायदे करते हैं वो सारे निभाने के लिए थोड़े होते हैं, या सारे पूरे करने के लिए थोड़े होते हैं। ये शब्द था भारत के रक्षा मंत्री और भारत के वित्त मंत्री का। क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि ऐसी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं? क्या ये जवाब एक रक्षा मंत्री का हो सकता है? क्या ये एक वित्त मंत्री का जवाब हो सकता है? ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। लेकिन क्योंकि पूरी सरकार की मानसिकता आज वैसी ही है। आज की जो 8 साल से सरकार बैठी है, ये अभी तक की सबसे घटिया सरकार है, सबसे गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है, सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है जो वर्तमान में बैठी है। बढ़िया सरकार तो कोई भी नहीं मिली 75 साल में, मगर ये सबसे निकम्मी साबित हुई है। और भ्रष्टाचार में ये क्योंकि तानाशाह हैं, ये किसी को बोलने नहीं देते, वरना भ्रष्टाचार में भी इन्होंने सबका नंबर काट दिया है। रफाल जो सौदा है वो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इन लोगों ने तो शोर मचाया था, बोफर्स जो तोप था राजीव गांधी के टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, जो किया होगा भ्रष्टाचार, वो जो भी है उसकी छानबीन हुई है, लेकिन उससे कहीं बड़ा, कहीं लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार रफाल सौदे का है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय किसी को बोलने नहीं देंगे। जो इनको बोलेगा उसके ऊपर या तो ईडी का छापा होगा, या सीबीआई का छापा होगा, या इनकम टैक्स का छापा होगा। यह है प्रधानमंत्री की मानसिकता। क्या ऐसी मानसिकता के लोग क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठने लायक हैं? क्या उस गरिमा में उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक हैं? वहाँ तो बड़ी साफ सुथरी छवि, साफ सुथरे विचार होने चाहिए, जो सबको एक नज़र से देखे, सबके लिए एक समान सोचे। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए प्रधानमंत्री। लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। तो खैर, इन्होंने जब बिहार के चुनाव होने थे 2015 में, तो जल्दबाजी में वन रैंक वन पेंशन सैंक्शन तो कर दिया, मंजूर तो कर दिया, मगर उसकी टांग काट दी, उसको लंगड़ी करके दिया है। जो 2 पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुकी थी, कोश्यारी कमेटी से अप्रूव हो चुकी थी, वो नहीं दी, उसको कम करके दिया है, और सैनिकों ने उसको मंजूर नहीं किया है। आज भी भूतपूर्व सैनिक जो बची हुई है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं एक और बताऊं, मनोहर पर्रिकर, जिसको कि देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता था, सबसे ईमानदार राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता था, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन बाद में उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था।
और जब उनके पास भी डेलीगेशन गया है तो उन्होंने भी एक ऐसी शब्द की जो कि उनकी शराफत के ऊपर वो भारी पड़ गया। उन्होंने भी ये कहा है, श्री मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी एक, आज दुर्भाग्य से आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी ये कहा था हमने जो देना था दे दिया, बैठिए कब तक बैठेंगे आप, बैठे रहो कब तक बैठे। ये सैनिकों के लिए शब्द है, शोभा नहीं देता है किसी राजनेता को। राजनेता जो 5 मिनट में गंदगी संदगी फैला करके आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वो ऐसा शब्द एक सैनिक के लिए कहे जो अपना सारा जीवन लगा दिया जिसने देश की सेवा के लिए, उसके लिए ऐसा शब्द यूज करते हैं। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। लेकिन मनोहर पर्रिकर का मैं बहुत सम्मान करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मुंह से ऐसा शब्द निकलना कि बैठो कब तक बैठोगे, जो देना था दे दिया और कुछ नहीं देंगे, ये थी मानसिकता। और आज तक भी सैनिकों को उसके बाद इनका जो हक है बचा हुआ वो नहीं मिला है। अब तो बल्कि जो रिव्यू करने का इनका 5 साल में कहा था उसको भी रिव्यू नहीं किया, कई साल ऊपर चले गए हैं, उसको रिव्यू भी नहीं किया है। खैर, ये थी सैनिकों की बात। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी मानसिकता। ये वर्तमान सरकार एक ही एजेंडा लेकर आई है, क्योंकि आज़ादी के समय आरएसएस अंग्रेजों के साथ था, पूरी तरह से भारत को डैमेज किया इन्होंने। हमारे महान शहीदों के साथ कभी भी खड़े नहीं थे ये, उनको कभी शहीद माना नहीं, उनको हमेशा इन्होंने उग्रवादी बोला है, आतंकवादी बोला है। शर्म की बात है ये। और इनके नेता अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे और आज ये उन्हीं नेता को महात्मा गांधी की जगह आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। और आज देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब से ये सरकार 8 साल से आई है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जातियों में, धर्म में, अमीर गरीब में देश को बांटा जा रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये देशवासियों को गंभीरता से लेना होगा। अगर हम इसमें पिछड़ गए तो शायद हमें आगे पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो है ये बाकी देशवासियों को ये देशद्रोही मानते हैं, 140 करोड़ लोगों को, और ये खुद को देशभक्त कहते हैं, खुद को जो है ये अपने आप को डेडिकेटेड मानते हैं। ये शर्म की बात है। जो कभी देश के लिए खड़े नहीं हुए, कभी देश हित में नहीं थे, वो आदमी आज अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। और हर जगह हर संभव इनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं देश को नीचा दिखा जाए। और प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या है इनके पास गिनाने के लिए? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, देने की बजाय नौकरियां छीन ली इन्होंने किसान को कहा था किसान की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी करने की बजाय किसान के साथ एक साजिश की गई किसान के साथ में, यानी किसान को गुलाम बनाने की कोशिश की गई। 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के जरिए प्रधानमंत्री महोदय 3 कृषि कानून लाए थे, जिनको बाद में काले कानून के नाम से जाना गया। काले कानून के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और वो काले कानून सरकार ने कहा ये किसान के लिए तोहफा है, मगर वो तोहफा नहीं, वो किसान का बर्बादी का फरमान था, किसान की बर्बादी का फरमान था। और किसानों ने ठान लिया था हम किसी भी हालत में इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, कानूनों को रद्द कराएंगे। किसानों ने पहले सरकार तक बात पहुंचाई। सरकार स्वभाव के मुताबिक अड़ियल है, अनाड़ी है, गैर जिम्मेदार है, इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद पंजाब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। 2-2.5 महीने तक किसानों ने वहाँ रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया। बहुत सारे उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिए, मगर वो सरकार को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सरकार जो जिम्मेवार होती है उसको जरा सी भी हरकत होती है तो वो दिखाई दे जाती है। लेकिन जो अहंकारी सरकार होती है, तानाशाह सरकार होती है, उसको दिखाई नहीं देता है। तो इनको 2.5 महीने से दिखाई नहीं दिए वो किसान। आखिरी में किसानों ने सोचा है शायद हम लोग दूर हैं, दिल्ली जो है पंजाब से काफ़ी दूर है, हम अगर दिल्ली में जाएंगे तो शायद प्रधानमंत्री महोदय को हम दिखाई दे जाएंगे। तो किसानों ने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और रास्ते में एक जैसी सेंटर में, केंद्र में जो गैर जिम्मेदार सरकार है, इससे भी ज़्यादा गैर जिम्मेदार सरकार रास्ते में मिली पंजाब वाले किसानों को, यानी वो हरियाणा की सरकार, सबसे गैर जिम्मेदार, वो भी ऐसे ही निकम्मी। उन्होंने सड़कों में गड्ढे खोदे, क्या क्या नहीं किया, बाधाएं डाली गई, और ताकि वो किसान आगे ना बढ़ सकें। लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है, वो मतलब सैनिक के बाद किसान है, जो कि वो सैनिक उसी किसान का बेटा है। सैनिक जब मोर्चे से नहीं हटता है तो किसानों ने भी ये ठान लिया
जब दिल्ली जाना है तो जाना है, कोई ताकत किसी की नहीं है जो हमको रोक सके। ये किसानों ने ठान लिया और किसान सारी बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन दिल्ली के आगे किसानों को फिर रोक दिया गया और किसानों ने भी अगर ये चाहते तो दिल्ली के अंदर भी घुस जाते, लेकिन किसानों ने सोचा चलिए हम दिल्ली के बॉर्डर पर तो आ ही गए हैं, अब जहां तक पहुंच गए यहीं डेरा डाल देते हैं, क्योंकि सरकार ने आगे जाने नहीं दिया और किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया। उसके बाद ये निकम्मी सरकार 11 मीटिंग की हैं किसानों के साथ इन्होंने। 22 जनवरी 2021 को आखिरी मीटिंग थी, वो 11वीं मीटिंग थी। 22 जनवरी 2021 को किसानों के साथ आखिरी मीटिंग थी और हर मीटिंग में अहंकार झलकता था सरकार का, अहंकार, टोटल अहंकार। और कृषि मंत्री कहते थे, जबकि कृषि मंत्री बिना पावर के मंत्री हैं, कोई पावर नहीं उनके पास, क्योंकि वर्तमान सरकार में वन मैन शो है, पावर केवल एक ही आदमी की बात। तो वो प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, लेकिन पार्टी को भी यही चला रहे हैं। आज किसी इनकी पार्टी के अध्यक्ष की औकात नहीं है जो इनकी इच्छा के बगैर पार्टी को किसी और दिशा में ले जाए, या सरकार के किसी मंत्री की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का विरोध कर सकें। किसी की औकात नहीं है। ये शर्म की बात है। ये देश के अंदर ऐसी सरकार, ऐसी मानसिकता की सरकार, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। किसी की औकात, आज इससे जाहिर होता है, देखिए अगर मंत्री सच्ची आत्मा के होंगे, सचमुच देशभक्त होंगे, देशवासियों के हित के लिए अगर हैं, तो वो सरकार की हर गलत नीति का विरोध करेंगे और उनको कहेंगे अच्छा काम करने के लिए। लेकिन नहीं, उनको भी दुकानें चलानी है। इनको मालूम है पता नहीं कैसे ये मंत्री बन गए हैं, वरना इनको किसी ने बनाना था। तो ये चाह रहे हैं अपनी दुकानें चलाओ, तुम्हें सारी सहूलत मिली हुई है, अच्छी खासी तनख्वाह, अच्छी खासी सुविधाएं, तो क्यों अकड़ना प्रधानमंत्री से। वो चला ही रहे हैं देश को अकेले। तो आज वर्तमान में सरकार भी वही चला रहे हैं, पार्टी को भी वही चला रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। उसकी पार्टी का तो है ही है, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। अब इनका भी घड़ा करीब करीब भर चुका है, करीब करीब भर चुका है। यानी इन्होंने, अब देखिए, पहले 5 साल पूरे किए, इस 5 साल में कोई भी काम नहीं किया गया है। जो भी किया गया वो किया गया जिसके लिए इन्होंने कभी कहा नहीं था। इनकी खासियत रही है, जो वायदे किए वो कभी नहीं किए पूरे, और जो नहीं कहा वो पूरे किए हैं। यानी नोटबंदी का कभी कोई वायदा नहीं था, नोटबंदी की गई क्योंकि दर्द देना था, देशवासियों को दर्द देना था। प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा था जिस दिन नोटबंदी की अचानक रात को आकर के, अचानक प्रधानमंत्री महोदय ने 16 नवंबर को रात को 8 बजे आकर के भाषण दिया। 12 बजे से ये 1000 के और 500 के नोट बंद हो गए हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया। और उसके बाद देश की जो हालत हुई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है लाइनों में लग लग करके, कितनी शादियां टूट गई, बहुत इतनी पीड़ा झेली है देश ने। और प्रधानमंत्री महोदय ने 2 बातें कही थी। नंबर 1, इस नोटबंदी से उग्रवाद की, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नहीं, कमर आतंकवाद की नहीं टूटी, कमर देशवासियों की टूटी है, उनकी टूटी है जो लाइन में लगे थे, कमर उनकी टूटी है। अगर उग्रवाद तो उसके बाद और उतना ही बढ़ गया, तो कहाँ गया वो वायदा। और इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई थी कि इससे घाटा हुआ है, देश को कुछ हासिल नहीं हुआ है नोटबंदी से, इससे घाटा हुआ है। और प्रधानमंत्री महोदय ने, मुझे यकीन है आप सबको याद होगा, इन्होंने 50 दिन मांगे थे देश से, भाइयों बहनों मुझे केवल 50 दिन दे दो। 50 दिन में अगर आपको ये पता लग जाए कि ये गलत है, तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा जहां भी आप कहेंगे, और आप जो सजा देंगे वो सजा मंजूर करूंगा। ये कहा था इन्होंने। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय किसी चौराहे के नज़दीक हमने आज तक देखा ही नहीं है। ये चौराहों के नज़दीक आए ही नहीं, क्योंकि आ जाते तो शायद इनको सबक मिलता, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। मगर इन्होंने उसके बाद से चौराहे की तरफ कभी दर्शन ही नहीं किए। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। एक देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा, कदम कदम पर झूठ। और इसके बाद जो 2019 में है, आप देखिए, हर चुनाव में राजनीतिक दल के कुछ वायदे होते हैं। अगर वो पिछली सरकार में खुद थे तो ये बताएंगे कि हमने पिछली बार इतने वायदे किए, इतने पूरे हो गए, इतने किसी कारण से बच गए, वो अब करेंगे। या कोई और अगर सरकार थी तो उनके खिलाफ बताएंगे कि उन्होंने ये वादे किए थे, पूरे नहीं किए, लेकिन हम ये करके दिखाएंगे। कोई ना कोई वायदा होता है।
बेरोजगारी के बारे में होता है, महंगाई के बारे में होता है, जैसे कि 2014 में इनके भी थे। इन्होंने लंबे लंबे नारे लगाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे लगाए थे। कहाँ गए वो सब कहाँ चले गए? महंगाई की मार तो उससे भी कई गुना ज़्यादा आ गई है। तो जितने वायदे उन्होंने किए थे सब के सब खोखले साबित हुए हैं। और जो इन्होंने कहा नहीं था, दर्द देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन दर्द दिया है, दर्द दिया है देश की जनता को, कदम कदम पर दर्द दिया है और आज भी देने लग रहे हैं। और दूसरी बात, पुलवामा का हमला हुआ है 14 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री महोदय से मैं आज भी मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय 3 साल से ज़्यादा हो गया, क्यों उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई है? कैसे हुआ वो हमला? मुझे संदेह है आज भी उसके पीछे सरकार कुछ छिपा रही है। क्यों सरकार सामने नहीं आ रही है? क्यों सच्चाई नहीं बता रही है? क्या आप 3 साल में भी जांच नहीं कर पाए? तो इससे घटिया सरकार और क्या होगी? आप बताइए वो कैसे हुआ था प्रधानमंत्री महोदय, कैसे हुआ, किसने किया? वहाँ जहाँ ये अटैक हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया मैं भारतीय सेना का, आपकी सेना का सिपाही रहा हूँ। मैं भी अगर उस जगह जाना चाहूँगा तो मुझे 3 बार अपनी आइडेंटिफिकेशन वहाँ साबित करनी पड़ेगी। वो कैसे चलेगी गाड़ी? वो सिविलियन उसके अंदर कैसे चला गया? आरडीएक्स उसमें कैसे चला गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया है, आज तक जवाब नहीं दिया। दुर्भाग्य है ये, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं ये? और दूसरी ताज्जुब की बात, इन्होंने 2019 के चुनाव में वोट मांगे हैं शहीदों के नाम से। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा कि अभी देखिए पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम से वोट दीजिए। शर्म आनी चाहिए। क्या 44 परिवारों में से किसी के वंशज को इन्होंने टिकट दिया था और वोट उनके नाम से मांग रहे? इससे ज़्यादा डूब बनने की बात क्या हो सकती है? तो मैं आपसे मतलब कदम कदम पर इन्होंने देश को नीचा दिखाया है, कदम कदम पर देश को जो है ना, विदेशों में भी आप देख लीजिए, अभी ये डंका कह रहे हैं मेरा डंका बज रहा है, और अब ये डंका जो है इनका लेकर के बैठेगा इनको। ये जो डंका है, जिसको डंका बता रहे वो डंका नहीं है। देश का नाम आज कहाँ चला गया है? आज अर्थव्यवस्था डूब गई हमारी। यानी छोटे छोटे देश, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे हम पीछे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी? इनसे हम पीछे हैं, भुखमरी में भी हम इनसे पीछे हैं। इन्होंने बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, तमाम के तमाम भूल गए हैं, तमाम भूल गए हैं। और किसानों का जो मैंने आपको बताया था, किसानों ने यानी 1 साल से भी ज़्यादा 385 दिन तक आंदोलन किया है। और फिर अब मैं अहंकारी कहूँगा तो ये कहेंगे आप लोग कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिन प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि ये हमने किसानों के लिए तोहफा दिया है और हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे कानूनों को, उसी प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को देश के सामने आकर के माफ़ी मांगी है और वो कानून रद्द किए हैं। जो कि किसान कह चुके थे हम 10 साल बैठने के लिए तैयार हैं, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शायद ये प्रधानमंत्री महोदय की बहुत बड़ी हार थी। इससे ज़्यादा और क्या नीचा देखेंगे? आखिर वो कानून वापस लिए गए हैं, रद्द किए गए हैं, लेकिन जो बाकी मांग थी किसानों की, उन पर अभी भी काम नहीं हुआ है। हो सकता है किसान दोबारा आ जाए आंदोलन करने। एमएसपी की रिक्वायरमेंट है किसान की, शर्त थी उसमें, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, अभी तक वो लागू नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब है, मैं प्यारे देशवासियों आपसे ये सारी चीज़ साझा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत कुछ वायदे किए इन्होंने, लेकिन बहुत कमज़ोर कर दिया देश को, बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब हमें बचाना है देश को, और मैं क्योंकि सैनिक हूँ, हम देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते, क्योंकि हमने देश की रक्षा की है, सरहदों पर खड़े होकर के हमने देश की रक्षा की है, तो हम देश की बर्बादी को कभी ना देख सकते ना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस अहंकारी सरकार को हर हालत में जल्दी से जल्दी हमें उखाड़ना होगा, क्योंकि इनकी मंशा कुछ और है, इनकी मंशा बहुत गलत है। ये आगे आगे देश को बहुत कमजोरी और करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके आज तक कोई भी फैसले सही नहीं हुए। आप देख लीजिए, अभी महामारी आई थी 2020 में, महामारी आई थी, वैसे दुनिया में 2019 में आ गई थी, वो हमारे यहाँ 2020 में आई है। 30 जनवरी को पहला केस आया था चाइना के वुहान सिटी से केरला में, 30 जनवरी को। उसके बाद 31 जनवरी, पहली और 2 फरवरी को कोई केस नहीं, 3 फरवरी को 2 केस और आए थे, वो भी वुहान सिटी से केरला में। प्रधानमंत्री महोदय अगर चाहते तो तुरंत इनको इंटरनेशनल जर्नी पर बैन लगाना चाहिए था, ताकि ये केस हमारे आगे नहीं बढ़ते, मगर इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि इनके आका राष्ट्रपति जो अमेरिका वाले, उनको आना था,
प्रधानमंत्री महोदय ने बैन नहीं लगाया और यहाँ पर केस बढ़ने शुरू हो गए। और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी 24 फरवरी को आकर के चले गए। आपको ध्यान होगा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में उनकी बहुत बड़ी रैली थी, लाखों लोग थे, और मोटेरा स्टेडियम में क्या हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था, कोरोना का सबसे बुरा हाल हुआ था। क्योंकि जो अमेरिका से जो लोग आए थे, सुनने में आया है, उनमें काफ़ी लोग पॉजिटिव थे। और इसके अहमदाबाद के बाद में राष्ट्रपति ट्रंप आगरा गए थे। आगरा में भी बहुत बुरा हाल हुआ है, महामारी इतनी बुरी फैली है। तो बताइए क्या हासिल किया प्रधानमंत्री महोदय ने। खैर, राष्ट्रपति ट्रंप भी 24 फरवरी को आगे 25 को चले गए। प्रधानमंत्री महोदय फिर गहरी निद्रा में चले गए, फिर भी नहीं सोचा। और अचानक 24 मार्च शाम को रात को 8 बजे, यानी अब तो देशवासियों को रात के 8 बजे से इतना डर लगने लगा है कि प्रधानमंत्री 8 बजे आए हैं तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा, पता नहीं क्या सुना देंगे। तो उस दिन भी 24 मार्च 8 बजे रात को आकर के और 12 बजे से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया सब कुछ। प्रधानमंत्री महोदय को इतना दिमाग नहीं, इतनी समझ नहीं कि 24 तारीख को 8 बजे बोल रहे हो, रात 12 बजे से लागू कर रहे हो, सब कुछ बंद हो रहा है। इन्होंने सोचा होगा बाकी देश के 140 करोड़ लोग भी इनकी तरह ठाठ से एसी में सोते हैं, उनको मुफ्त का खाना मिलता है जैसे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। प्रधानमंत्री को तो मुफ्त का मिल रहा है, देश के पैसे से खा रही है, लेकिन सबको ऐसा नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री महोदय, वो गरीब, वो मजदूर जो हर रोज मजदूरी करके आता है, शाम को 400-500 रुपये घर लेके आता है, तब उसके घर का चूल्हा जलता है। क्या आपने उसके बारे में सोचा आपने कि वो क्या खाएगा? सुबह से आपने सब कुछ बंद कर दिया, सब कारखाने, जितने भी कंस्ट्रक्शन वो सब बंद हो गया, तो वो क्या खाएगा? मजदूर कैसे जिएगा? और वो मजदूर मजबूर हो गए, पूरे देश में फैले हुए थे, बिहार के लोग कहाँ हैं, यूपी के कहाँ हैं। उन्होंने सोचा शायद कोरोना हमको माफ़ कर सकता है, कोरोना हमें माफ़ कर सकता है, भूख माफ़ नहीं करेगी। इसलिए वो अपने घरों के लिए निकल लिए। कोई पैदल निकला, कोई साइकिल से निकला, कोई किसी और तरीके से निकला है, निकल लिए। और कितने लोगों की रास्ते में जान गई हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, कई महिलाएं जिनकी गोद में एक बच्चा था छोटा, एक बेटा उनकी उंगली पकड़ के चल रहा है और एक बच्चा उनकी गर्भ में था, ऐसी महिलाएं पैदल चल कर जा रही हैं। और कितनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। कोई रेल ट्रैक पर सोए थे, रास्ते में वो मालगाड़ी उतरी है तो उनके वहाँ पर मतलब मौत का शिकार हो गए हैं। शर्म की बात है प्रधानमंत्री महोदय ने। और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया है। महामारी में आपस में लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, एनजीओज वगैरह ने, हमारे गुरुद्वारों ने, और बहुत सारे जो हमारे समाज सेवी थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक दूसरे की मदद की है। पहली लहर किसी तरह ख़त्म हुई, दूसरी लहर आने तक कुछ भी नहीं किया सरकार ने, ना कोई ऑक्सीजन का प्लांट लगाया और ना ही कोई अस्पताल खोला। और दूसरी लहर में जो देश ने देखा है, मैं समझता हूँ वो इतना डरावना सीन था, कभी शायद हम भूल नहीं सकते हैं, देशवासी कभी भूल नहीं पाएंगे उसको। इतना डरावना सीन था। और उसमें भी अगर आपस में मदद नहीं की होती, सरकार के भरोसे हम रहते, तो कितने लाखों लोगों की और मौत होती। ये आपस में हमने एक दूसरे की मदद करके हमने बहुतों को बचा लिया। ये भी शायद इस देश का सौभाग्य था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री महोदय की सबसे बड़ी नाकामी है। उसके बाद इन्होंने जो वैक्सीन तैयार किया है और वैक्सीन के पैसे लेने लगे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने बजट में कोरोना के लिए 30,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि पैसे क्यों ले रहे हैं, वो पैसे नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा कह दिया कि उसका हिसाब दीजिए। जो 30,000 करोड़ बजट में आपने व्यवस्था की है, उसका हिसाब दीजिए। अब प्रधानमंत्री महोदय कहाँ से हिसाब देंगे? वो तो इन्होंने शायद बट्टे खाते में लगा दिए थे, तब इन्होंने मजबूरी में मुफ्त में वैक्सीनेशन देनी पड़ी। और उसके लिए लंबे लंबे प्रचार, प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन दिया, पूरे देश में प्रचार। क्या अधिकार था इनका? क्या अपनी जेब, अपनी घर से अपनी जमीन बेच करके ला के दिया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चला है तब दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चला तब दिया है, मजबूरी में दिया है। और उसके लिए भी अपने आप को बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ फौजी जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ। जैसे कि मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जब भी हमारा प्रशासन फेल हुआ है, सरकार फेल हुई है, वहाँ सेना को बुलाया गया है और सेना ने बखूबी हर चीज़ का निपटारा तरीके से किया। चाहे वो अकाल पड़ गया है, चाहे वो प्रशासन फेल हुआ है, चाहे वो दंगे फसाद हुए हैं, हर जगह सेना ने बखूबी हर चीज़ का समाधान किया है। तो ठीक इसी तरीके से अब देश को महसूस होने लग गया था
इस सरकार के आने के बाद, और जब 1 रैंक 1 पेंशन चल रही थी, तो वहाँ महसूस हुआ कि अब देश की राजनीति में भी एक सूनापन आ गया है, वहाँ भी सेनाओं को बुलाया जाना जरूरी हो गया है। ये विचार आया सैनिकों के मन में, क्योंकि जिसने सैनिकों को भी सड़क पर बिठा दिया वो सरकार किसी के लिए नहीं है। तब सैनिकों ने वहाँ से फैसला किया है कि शायद अब हम सबको, सेनाओं को, सैनिकों को खुद राजनीति में आना होगा, क्योंकि सभी वर्गों का फायदा तभी होगा क्योंकि सैनिक पूरे देश का होता है। सेना में आप सबको पता है, सेना में कोई ना जाति होती है ना धर्म होता है, वहाँ एक ही जाति है। सेना में मानव, मनुष्य जाति है और मनुष्यता धर्म है। एक ही जाति है, एक ही धर्म है। वहाँ पर मनुष्य जाति है और मनुष्यता धर्म है। मानव जाति है, मानवता धर्म है। अलग अलग जातियाँ नहीं, हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं। जब गुरुद्वारे में जाएंगे तो सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारे में जाकर पूजा पाठ करेंगे। जब मस्जिद में जाएंगे तो सभी मस्जिद में इकट्ठे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो सब एक साथ, गिरजाघर में जाएंगे तो सब एक साथ। ये सेना है। तो वही हमने सोचा है कि एक सैनिक ही है जो देश के हर वर्ग का ध्यान रख सकता है। तब सैनिकों ने फौजी जनता पार्टी के नाम से इस पार्टी का गठन किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। मैं वचन देता हूं आपको, फौजी जनता पार्टी की तरफ से आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। सैनिक जो भी कहेंगे वो जुमला साबित नहीं होगा, झूठ साबित नहीं होगी, पत्थर की लकीर है। हम जितना कहेंगे उससे ज़्यादा करेंगे, जितना कहेंगे उससे ज़्यादा करेंगे। आज जितना कहा जाता है उसका चौथा हिस्सा भी नहीं किया जाता है, लेकिन हम जितना कहेंगे, हम 80 कहेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा करके देंगे। ये मेरा वचन है आपको। तो मेरा निवेदन है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, महिलाओं के लिए 50% सीट हमने रखी है, क्योंकि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, पुरुषों से महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, महिलाएं आगे हैं। तो हमने महिलाओं को भी 50% सीट दी है, पंचायत टू पार्लियामेंट, चाहे पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, हर जगह महिलाओं को 50% सीट मिलेंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप फौजी जनता पार्टी को ज्वाइन करिए, मजबूती से इसका हिस्सा बनिए और तमाम वर्गों की भलाई के लिए और देश को मजबूती से खड़ा करने के लिए, देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए आप सब अपनी आहुति डालिए। ये शायद हमारे उन महान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके लिए आज मैं सच कहता हूँ आपको, जब वो देश की हालत देख रहे होंगे तो उनकी आंख से खून के आंसू निकल रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं कि क्या कैसे व्यक्तियों को, कैसे लोगों को हम देश की सत्ता दे के आगे हैं। उनके खून के आंसू निकल रहे हैं। तो हमें उनके सपनों के भारत का निर्माण करना है और इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, किसान का, जवान का, गरीब का, मजदूर का तभी कल्याण होगा जब आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और फौजी जनता पार्टी निस्वार्थ भावना से सबके लिए काम करेगी, क्योंकि हम जब सरहद पर खड़े होते हैं तो हमारी छाती में और दुश्मन की गोली में कुछ मीटर का फासला होता है, मगर वहाँ हमारे लिए, हमारे दिल में कभी कुछ ना तो ये भय आता है कि अगर ये गोली मुझे लगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। नहीं, वहाँ एक ही चीज़, एक ही भावना आती है कि मेरा देश मेरे भरोसे पर पीछे सोया हुआ है या पीछे बैठा है या वो उद्योग चला रहे हैं मेरे भरोसे पर, तो मैं इस दुश्मन को यहीं ढेर कर दूंगा, अपने देशवासियों तक इसको जाने नहीं दूंगा। केवल ये जज्बा होता है। और वहाँ उस टाइम हम गर्व करते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा देश है, मेरे परिवार को मेरा देश संभालेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वही देश उस परिवार को नीचा दिखाता है। आज सैनिकों के परिवार जो शहीद हो जाते हैं, मैं आपको अपने तजर्बे बताता हूँ। हमने 2019 के चुनाव से पहले बहुत सारे शहीद परिवारों का दौरा किया था, और जब उनकी पत्नियां, जो शहीदों की पत्नियां, उनकी आंखों से आंसू निकले थे, 10-15 मिनट तक आंसू रुकने का नाम नहीं था। उन्होंने कहा, साहब मेरे पति को 4 साल हो गए शहीद हो गए, किसी ने बोला 3 साल हो गए, जो 2-4 लाख देने का वायदा किया था आज तक वो भी नहीं मिला है। यानी जब सैनिक को देने का नंबर आता है तो इनके खजाने खाली हो जाते हैं, तिजोरी इनकी खाली हो जाती है। जब इनको लुटाने का वक्त होता है तो ये खूब लुटाते हैं, दोनों हाथों से लुटाते हैं, दोनों हाथों से। शर्म की बात है। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहूँगा, इन्होंने 2004 में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज की पेंशन बंद कर दी थी, पेंशन बंद कर दी थी इन्होंने। शर्म की बात है। ये अपनी जितनी बार बनते उतनी बार अलग पेंशन मिलती है। एक विधायक, एक सांसद 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, और वो सैनिक जो 20 साल नौकरी करके आता है वो खाली हाथ आता है। फौजी जनता पार्टी उनकी पेंशन लागू करेगी, दोबारा से लागू करेगी, क्योंकि एक सैनिक कैसे, किस संघर्ष में अपना जीवन जीता है ये वही जानता है। नेताओं को क्या मालूम, ये नेता कहते हैं, ये शर्म आनी चाहिए नेता कहलाने के लिए। हम नेता नहीं कहेंगे इनको। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इनको कभी नेता नहीं कहना, नेता नहीं है ये तो लुटेरे हैं,
ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। तो मैं खैर और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हम उन महान शहीदों के सपनों को साकार करेंगे, उनके सपनों के भारत का निर्माण करेंगे, ताकि हर वर्ग को गर्व होगा। मेरा सपना है या इस फौजी जनता पार्टी का सपना है कि जो रिमोट में रहने वाला सबसे कमज़ोर आदमी, सबसे गरीब आदमी, जिस दिन वो ये महसूस करेगा ये देश मेरा है, देश की सरकार मेरी है, क्योंकि इस सरकार को मैंने चुना है और मैं ही इसे चला रहा हूँ, जब तक वो महसूस नहीं करेगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता, तब तक भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता। हमें अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो उस गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को प्रशासन का हिस्सा बनाना होगा। जब तक वो प्रशासन का हिस्सा नहीं बनेगा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये अमीर जो महान पैसे वाले रईस आदमी, गुंडे और बदमाश लोग जब तक सरकार में बैठेंगे तब तक देश का बंटाधार होता रहेगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन है और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बात का यकीन करेंगे, मेरी अपील को आप मंजूर करेंगे और तुरंत आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और इस देश को, ये भारत की धरती बहुत पवित्र है, सुंदर है, इससे पवित्र धरती और दुनिया में कहीं नहीं है। हम भारत माता की भी जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं खून के, उनको भी हम बंद करेंगे, महान शहीदों के आंसू को भी रोकेंगे और उनके सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मेरी बात से सहमत होंगे और जल्दी से जल्दी आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।